Hi friends, how are you? I hope you all are very fine. वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका पर। एक बार फिर मैं समीर सर स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, आप लोगों की ओर से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मैंने बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ शुरू किए हैं। पहले और दूसरे वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं आज का ये वीडियो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेकर आया हूँ। दोस्तों, वैसे जो भी स्टूडेंट्स जो बिल्कुल कमज़ोर हैं इंग्लिश में, वो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाह रहे हैं, वो मेरे सारे वीडियो ज़रूर देखें और आने वाले दिनों के वीडियो देखेंगे तो उनको निश्चित रूप से ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, उसके 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये आज का उसी सीरीज का अगला वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है इटिमोलॉजी। तो दोस्तों, चूँकि पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि इंग्लिश ग्रामर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट ऑर्थोग्राफी, दूसरा पार्ट इटिमोलॉजी, तीसरा पार्ट सिंटैक्स, चौथा पंक्चुएशन और पांचवा प्रोसोडी था। उसी क्रम में मैंने ऑर्थोग्राफी पढ़ाया पिछले वीडियो में और आज उसका अगला पार्ट इटिमोलॉजी में शुरू करने जा रहा हूँ। इटिमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इसके डेफिनेशंस को देखेंगे, वर्ड्स को देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इटिमोलॉजी? इटिमोलॉजी क्या है? इटिमोलॉजी की हिंदी शब्द विचार होती है। शब्द विचार क्या है, किसे कहते हैं? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यह अंग्रेजी व्याकरण का दूसरा भाग है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड्स। चूँकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें हम स्टडी ऑफ वर्ड्स करते हैं वो शब्द विचार कहलाता है, यानी इटिमोलॉजी कहलाता है। तो हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे शब्द क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे एक्शन करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए सीखते हैं आगे। व्हाट इज वर्ड? इन शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं? तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का वैसा समूह, अक्षरों का वैसा जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो, शब्द कहलाता है। दोस्तों, लेटर का मतलब अक्षर होता है और हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। उन्हीं अक्षरों को जब हम एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करते हैं तो वो अल्फ़ाबेट बनता है और अल्फ़ाबेट से ही दुनिया के सारे वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं। बस समझना ये है कि उन लेटर्स को अगर हम ऐसे ग्रुप में अरेंज करें जिससे कंप्लीट सेंस हो, तभी वो वर्ड कहलाएगा। जैसे समझने के लिए हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल में टीचर, तो टीचर में कुछ अक्षरों का समूह है, जैसे TEACHER, ये 7 अक्षर का समूह है और ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। टीचर का मतलब वन हु टीच, वो जो पढ़ाते हैं उनको शिक्षक कहते हैं। ब्रदर, स्कूल, ये सारे वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो केवल वर्ड्स होने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स का होना अनिवार्य नहीं होता है। वर्ड्स होने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर के साथ कंप्लीट सेंस होना है भी जरूरी होता है। जैसे अगर हमें लिखना है पेन, तो पेन के लिए हमें 3 लेटर जरूरत पड़ेगी, P, E और N। तो इन 3 लेटर को जब हम लोग अरेंज करते हैं एक साथ, PEN, तो ये एक वर्ड बनता है पेन, चूँकि इसका एक अपना लिटरल मीनिंग होता है कलम। अगर इसी 3 लेटर को PEN को अगर हम दूसरे हिसाब से अरेंज करते हैं, NPE, तो इसमें भी 3 लेटर हो गए और वही 3 लेटर हुए, लेकिन ये अरेंज होने के बाद इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि वर्ड होने के लिए केवल ग्रुप ऑफ लेटर्स की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसका कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने वर्ड समझ लिया। अब सवाल ये होता है कि वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो चूँकि दोस्तों हम लोग जब किसी से बातचीत करते हैं तो शब्दों का यूज करते हैं
और हर शब्द का एक अपना अलग अलग काम होता है। तो उस काम के आधार पर ही शब्द को काइंड्स ऑफ वर्ड न कहकर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया, शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया शब्द भेद। तो अगला टॉपिक में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम लोग शब्द भेद ही कहते हैं। तो चूंकि हर वर्ड्स का अपना एक अलग फंक्शन होता है, उसी आधार पर इसका एक डेफिनेशन तैयार किया गया। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस द डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहा गया ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, मतलब जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं, जितने शब्द हैं, मतलब जो शब्द अभी यूज में हैं, जो पहले थे और जो आने वाले होंगे, उन सारे शब्दों को डिवाइड किया गया, मतलब बांटा गया। उनको बांटा गया, ग्रुप वाइज बांट दिया गया। और कितने ग्रुप बनाए गए? 8 ग्रुप बनाए गए। और जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं तो उसका कोई ना कोई आधार होता है। तो वर्ड्स को बांटने का आधार उसका फंक्शन था। तो सभी अंग्रेजी शब्दों को उनके फंक्शन के आधार, फंक्शन का मतलब काम होता है, यानी काम के आधार पर बांटा गया 8 भागों में। अब सवाल है कि ये फंक्शन करेंगे कहाँ? तो कोई भी वर्ड्स हमेशा सेंटेंस में फंक्शन करता है, एक सेंटेंस पैटर्न के अनुसार वो फंक्शन करता है, जो आगे हम लोग सेंटेंस चैप्टर में सीखेंगे कैसे फंक्शन करता है वर्ड्स। तो अभी फिलहाल हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं कि जो भी वर्ड्स हैं वाक्य में उनके फंक्शन के अनुसार, मतलब वाक्य में उनके काम के अनुसार 8 भाग में बांटा गया और उस 8 भागों को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ भी है, अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को शब्द भेद कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हो गए। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम लोग शॉर्ट में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और सीखेंगे कि आखिर ये क्या है और कैसे फंक्शन करते हैं। पहला जो शब्द भेद है वो है नाउन। पहला शब्द भेद है नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। और चूंकि नाउन नेम से रिलेटेड होता है, ये किसी भी पर्सन के, प्लेस के, एनिमल के नाम को बताने का काम करता है। तो इसलिए उसको हम लोग शॉर्ट डेफिनेशन नेमिंग वर्ड याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज नाउन, आप कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इस प्रकार से मैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ बताऊंगा, फिर इसका डिटेल अगले वीडियो में एडवांस में मिलेगा। तो आप लोग अभी फ़िलहाल बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक गौर से समझें। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो फिर आगे भी समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हुआ, नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ पेन है, बुक है, चेयर है, टेबल है, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स है, प्लेसेस है, सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, उसको नाउन कहते हैं। यानी नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, नाम बताने वाला शब्द है। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड बोलते हैं, या इसको आप रिप्लेसिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। रिप्लेसिंग वर्ड बोल सकते हैं। रिप्लेसिंग कहने का मतलब हुआ कि जो नाउन को रिप्लेस करके खुद यूज हो, यानी जब नाउन का हम रिप्लेस करते हैं, उसके जगह जिस वर्ड का यूज करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसी आधार पर इसका डेफिनेशन जो रेडी हुआ वो हुआ सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। तो प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, यानी प्रतिस्थापन शब्द कह सकते हैं, या नाउन के बदले आने वाला शब्द कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए, ही है, सी, तो ही किसी पर्सन को रिप्लेस करता है। अगर हमने कहा राम इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो ही ने राम को रिप्लेस किया, इसलिए ही वहाँ पे रिप्लेसिंग वर्ड है, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड है, यानी प्रोनाउन। आई होप आप लोगों ने ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। अगला पार्ट्स ऑफ आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है? अपने ऊपर के 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, यानी इसको क्वालिफाई करता है। इसी आधार पर इसको क्वालिफाइंग वर्ड कहा जाता है। तो एडजेक्टिव क्या हो गया? क्वालिफाइंग वर्ड, यानी विशेषता बताने वाला शब्द। जैसे एग्जांपल गुड, अच्छा, बैड, बुरा, ये सारे विशेषता है। जैसे हम बोले राम इज अ गुड बॉय, मतलब राम एक अच्छा लड़का है, तो राम नाम के लड़के की अच्छाई है, उसकी विशेषता। ही इज़ वेरी बैड, वह बहुत बुरा है, तो यहाँ पे बैड उसकी बुराई है, यानी उसका भी एक विशेषता ही है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाइंग वर्ड होता है,
जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। इसको हम लोग एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, मतलब वैसा काम जिससे किसी काम के होने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। इसलिए इसको आधार पर हम लोग सेइंग या डूइंग वर्ड भी कहते हैं। तो व्हाट इज वर्ब, आप कह सकते हैं वर्ब इज अ सेइंग या डूइंग वर्ड। जैसे बी का मतलब होना, रीड मतलब पढ़ना, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो इसमें होना आया बी एंड एम, और ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है, तो रीड हो गया डूइंग वर्ड। तो इस प्रकार वर्ब का मतलब हुआ सेइंग और डूइंग वर्ड। आप याद रखेंगे इस डिफिनेशन को। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ये एडिंग वर्ड होता है, ये हमेशा क्रिया की विशेषता ही बतलाता है। चाहे सेंटेंस में अगर हमने कहा ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो उसकी विशेषता है कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन अच्छा कितना है, तो बहुत है। तो ये अच्छाई की विशेषता किसने बताया, बहुत। अच्छा एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता एडवर्ब बतलाया। हमने कहा ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे टहलता है, तो वह टहलना क्रिया है, और उसकी विशेषता कैसे टहलता है, तो धीरे धीरे टहलता है, तो स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो मतलब एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव की, वर्ब की और अपने जैसे दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाते हैं ना, उसमें कुछ ऐड करता है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है। इसी आधार पर इसका डेफिनेशन है एडवर्ब इज एन एडिंग वर्ड। आप कह सकते हैं एडवर्ब एक एडिंग वर्ड है। दोस्तों एडवर्ब वर्ब सबका चैप्टर जो होगा वो हम लोग एडवांस में आगे पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी चूँकि बेसिक चल रहा है तो बेसिक में बेसिक से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें और अपने प्रॉब्लम को दूर करें। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंधवाचक अव्यय। तो इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन करता है वाक्य में रिलेशन बतलाने का। जैसे किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताना किस सेंटेंस में, इसका काम होता है प्रीपोजिशन का, क्योंकि ये शासन करता है। सपोज हम एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। इस सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है वो टू है, जो पटना के पहले आया और पटना का संबंध मुझसे शेयर किया, मैंने आई प्रोनाउन से पटना का संबंध शेयर किया। तो प्रीपोजिशन का काम ही होता है हमेशा संबंध शेयर करना। इसी आधार पर इसको गवर्निंग वर्ड कहा जाता है, संबंध बताने वाला शब्द। तो जैसे बाई है, फ्रॉम है, इन है, तो ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो बनेगा प्रीपोजिशन का, इसलिए आप लोग उस वीडियो को भी देखेंगे। अगला पार्ट्स ऑफ कंजंक्शन है संयोजक अव्यय। एक्चुअली ये कनेक्टिंग वर्ड होता है, ये हमेशा ज्वाइन करता है, अपने जैसे या अपने से अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करने का काम करता है। तो इसलिए इसी आधार पर इसको ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है। जैसे बट, एंड और राम एंड श्याम, इसने दो नाउन को जोड़ा, राम एंड श्याम, तो ज्वाइनिंग वर्ड हो गया। आई एम हैप्पी बट यू आर सैड, ये दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है, तो भी ज्वाइनिंग वर्ड बट हुआ। तो इस प्रकार कंजंक्शन जो होता है वो ज्वाइन करने का काम करता है, दो वर्ड्स को जोड़े, दो फ्रेज को जोड़े, दो सेंटेंस को जोड़े, ये सारे काम कंजंक्शन करते हैं, जोड़ने के। और अंतिम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादिबोधक अव्यय। इसको एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि एक्सक्लेम, जब हम लोग अचानक में अपने हार्ट की डीप फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे इसके बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, सिचुएशंस के अनुसार हमारे हार्ट से, हमारे मुंह से जो भी वैसे एक्सक्लेमेशन निकलते हैं वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड, यानी इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे अलास, ये सिचुएशन हम लोग सैड सिचुएशन में इसका यूज करते हैं। आह, जब चोट लगती है तो हम लोग आह यूज करते हैं। हुर्रा, हम लोग जॉय के सेंस में हुर्रा का यूज करते हैं। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो हमारे अंदर के खुशी को, दुख को, आश्चर्य को व्यक्त करता हो, वो सारे वर्ड इंटरजेक्शन कहलाते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंटरजेक्शन के बाद इसका एक्सक्लेमेटरी मार्क इसकी पहचान होती है, यानी जिस वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगे वो इंटरजेक्शन का वर्ड होता है, इसका एक अपना अलग फंक्शन होता है। तो इस प्रकार ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। दोस्तों आपने देखा
कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अपना एक अलग फंक्शन होता है और फंक्शन के आधार पर ही इनको 8 भाग में बांटा गया है। तो आई होप आप लोगों ने पार्ट्स को क्लियर कर लिया और आगे मैं इसी पर और वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा, बट अभी आई थिंक आपने इसको अच्छे ढंग से समझ लिया है। अगर आपने नहीं समझा है तो फिर से एक बार इस वीडियो को रिपीट करके समझने की कोशिश करें। और दोस्त, इसका PDF मैंने इसके लिंक में शेयर कर दिया है, आप लोग इस PDF को भी डाउनलोड कर लें और यूज करें। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and if you like the video, please like, comment, share and subscribe. Thanks for today. That's all.